हेलो फ्रेंड्स, आपका अजय इंग्लिश एंड मोटिवेशनल क्लासेस में स्वागत है। आज का जो विषय है वो हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी वाक्य में कैसे बदलें, यानी हिंदी वाक्यों का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में कैसे करें। इसकी सरलतम से सरलतम विधि क्या है, सरलतम से सरलतम तरीका क्या है, हम आज के वीडियो पर में इसी पर चर्चा करते हैं। जिनको लगता है कि हमारा ट्रांसलेशन सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में ट्रांसलेशन में आती है, जब भी हमारे पास सिंगल सेंटेंसेस हो या फिर कोई पैराग्राफ में आ रहा हो और उन सेंटेंसेस को जब हम हिंदी से अंग्रेजी में बदलते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो उन सभी को लिए ये वीडियो बड़ा उपयोगी होगा, बस इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। मैं आपको एक ऐसे तरीके से मैं आपके सामने एक ऐसा तरीका ला रहा हूँ, एक ऐसे तरीके से मिलाऊंगा जहां ट्रांसलेशन करना आपके लिए इतना सुगम, इतना सरल हो जाएगा कि कभी भी किसी भी, चाहे जितने भी टफ से टफ हिंदी सेंटेंसेस होंगे उनको आराम से आप अंग्रेजी सेंटेंसेस में ट्रांसलेट कर लेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचाइए ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच ये वीडियो पहुंचे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। तो लेट मी स्टार्ट टुडे हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। अंग्रेजी वाक्यों में हम हिंदी सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करें, आज के विषय पर हमारी इस वीडियो में चर्चा हो रही है। वीडियो में फिर कहूंगा आप अंत तक जरूर देखें। देखिए, जब हम ट्रांसलेशन करते हैं हमारे पास अंग्रेजी सेंटेंसेस आते हैं। जब भी अंग्रेजी सेंटेंस में बनाना होता है हमारे पास हिंदी दिया होता है, छोटे सेंटेंसेस आते हैं, बड़े सेंटेंसेस आते हैं, पैराग्राफ होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास सेंटेंस तो आया है, छोटा सेंटेंस है, बस वेरी गुड, लेकिन जैसे ही हम बड़े सेंटेंसेस देखते हैं हम घबरा जाते हैं, हम सोचते हैं इनका ट्रांसलेशन करें कैसे। अरे कोई घबराने की बात नहीं है, देयर इज नो नीड टू बी एनी टाइप ऑफ बर्डन फॉर द ट्रांसलेशन। कम विद मी, आई विल टेल यू हाउ टू ट्रांसलेट। आइए मेरे साथ, मैं सिखाता हूं ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। देखो, जब हम ट्रांसलेशन करने जाते हैं सबसे पहले हमें हिंदी वाक्यों को समझना होगा। ये एक बात दिमाग में बांट लीजिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट द हिंदी सेंटेंसेस so that you can translate them perfectly well। आप बहुत अच्छे से ट्रांसलेट कर लें। इसके लिए सबसे पहले देखो, ट्रांसलेशन हो या कुछ भी हो, अंग्रेजी में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है हमारा वर्ब, हमारी क्रिया, जिसे हम काम भी करते हैं, यानी क्रिया। और यही क्रिया ही टेंस के नाम से भी जानी जाती है, इसी को हम टेंस भी कहते हैं। यानी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अगर देखा जाए तो एक अंग्रेजी में सबसे महत्वपूर्ण होता है वर्ब, वर्ब को जानना। क्योंकि हम बाकी चीजें कर लेते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में वर्ब को करने में आती है। तो वर्ब क्या है? ये वर्ब जिसको हम हिंदी में क्रिया, काम, या इसी को हम टेंस के नाम से भी जानते हैं। क्रियाएं जैसा भी आप पढ़ते हो, अलग अलग विषयों में अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके की डिफिनेशंस दी जाती है। कोई कुछ डिफिनेशन दे रहा है, कोई कुछ डिफिनेशन दे रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब एक सेंटेंस देखते हैं तो उसी सेंटेंस के अनुसार, आप एक सेंटेंस देख रहे हैं हिंदी का, आपके पास एक हिंदी का सेंटेंस आया, तो हिंदी सेंटेंस में जो शब्द आखिरी में लिखे होते हैं, जो शब्द आखिरी में लिखे हुए हैं उस शब्द को ध्यान से देखिए। वो आखिरी में, हिंदी सेंटेंसेस के आखिरी में जो शब्द लिखे हुए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आखिरी में लिखे हुए शब्द को। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हिंदी सेंटेंस के अंत में हमेशा 3 ही अक्षर होते हैं। ये 3 अक्षर हिंदी कोई भी हिंदी का सेंटेंस ले लीजिए, हिंदी सेंटेंस के अंत में हमेशा 3 ही अक्षर होते हैं, एक हा, एक था और एक का। चौथा अक्षर ही नहीं होता है। अगर चौथा अक्षर कभी आपको मिलेगा तो दे में भी प्रीपोजिशन, वो प्रीपोजिशन हो सकते हैं, लेकिन ये तीनों अक्षर के अलावा चौथा अक्षर मिल ही नहीं सकता है। तो ये 3 अक्षर होते हैं पहले। और ये 3 अक्षर का काम क्या है?
यानी हमें पहले हिंदी सेंटेंसेस को समझना है कि इन तीन अक्षरों का काम क्या है। ये तीन अक्षर सेंटेंस के सिचुएशन को बताते हैं कि हमारा सेंटेंस कहां स्थित है। यानी वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट, हम ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। तो पहले हम सेंटेंस को देख लें कि हमारा हिंदी सेंटेंस हाँ बताता है कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में स्थित है, था बताता है कि हमारा सेंटेंस पास्ट में, और गा बताता है हमारा सेंटेंस फ्यूचर में स्थित है। जब आप यहां देखते हो कि प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में, यानी अक्षर जो है ये हमें ये बता रहे हैं कि हमारा सेंटेंस कहां स्थित है। हमें इसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट में करना है, हमें इसका ट्रांसलेशन पास्ट में करना है, हमें इसका ट्रांसलेशन फ्यूचर में करना है। ऑल दीज थिंग्स इंडिकेटेड बाय दीज लेटर्स, ये अक्षर इंडिकेट करते, इशारा करते हैं कि हमें भैया इसका ट्रांसलेशन किसमें करना है, प्रेजेंट में करना है, पास्ट में करना है कि फ्यूचर में करना है। फिर जब इन तीन अक्षरों के बाद हम आगे बढ़ते हैं, इन तीन अक्षरों के बाद हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले वी हैव टू सी द लेटर ऑफ द सेंटेंस ऑफ हिंदी सेंटेंसेस। हिंदी सेंटेंसेस के अक्षरों को देखिए, वो तीन अक्षर होंगे और चौथा नहीं होगा। मैं बार बार कहता हूं चौथा नहीं होगा। तो उन तीन अक्षरों को देखिए, उसके बाद आगे बढ़िए और यहां जो शब्द यानी हिंदी वाक्य का आखिरी शब्द, ये जो अंतिम शब्द लिखा होता है हिंदी वाक्य में, मैं आज आपको बता देना चाहता हूं कि इफ यू वांट टू बी गुड इन ट्रांसलेशन you have to fully command the last word of Hindi sentences। अगर आप चाहते हो कि हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय आपका ट्रांसलेशन बहुत अच्छा रहे, तो इसके लिए आपको अंतिम शब्द जो हिंदी वाक्य का अंतिम शब्द है उस पर फुली कमांड कर रखना होगा। जितना बढ़िया, ये मान लो, मतलब मैं आपको इतने जान बता दूं कि अगर आपने हिंदी वाक्य के अंतिम शब्द पर अपनी पकड़ बना रखी है तो ट्रांसलेशन का 50% काम आपका खत्म हो गया। जी, दावे के साथ कह सकता हूं कि 50% काम आपका खत्म हो जाता है, खाली हम अगर अंतिम शब्द पर अपनी पकड़ रख दें। अब जब हम अंतिम शब्द देखते हैं किसी हिंदी वाक्य का, तो अंतिम शब्द मैं आपको बता दूं, ये अंतिम शब्द यहां पर तीन चीजें होती हैं। यहां तीन ही शब्द होते हैं। जैसे तीन अक्षर होते हैं, चौथा अक्षर नहीं होता है, वैसे हिंदी वाक्य का आखिरी शब्द जो है वो तीन ही होता है, चौथा नहीं होता है। यानी कोई भी चौथा शब्द नहीं होता। और वो तीन है क्या? वो तीन है, यहां पर वर्ब लिखा होता है, यहां पर नाउन लिखा होता है, यहां पर एडजेक्टिव लिखा होता है। यानी अगर हम ये समझ रहे, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, इफ यू हैव फुली कमांड द लास्ट वर्ड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस यू कैन ट्रांसलेट वेरी वेल। अगर आपको अंतिम शब्द पे बहुत कमांड है तो आप ट्रांसलेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आप ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले इन अक्षरों को देखना है। अक्षर ये बता देंगे भैया हमको प्रेजेंट में करना, हमको पास्ट में करना है या हमको फ्यूचर में करना है। यानी इसने ये बता दिया कि हमारा सेंटेंस स्थित कहाँ है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में। जैसा मैं फिर कहूंगा कि चौथा अक्षर नहीं होता। फिर उसके पहले जब हम शब्दों पर आते हैं, उसके आखिरी शब्द, हिंदी वाक्य हम आखिरी शब्द पर आते हैं। जब हम आखिरी शब्द पर पहुंचे तो हमें उन शब्दों पर कमांड करना है, उस आखिरी शब्द को हमें देखना है हिंदी का। जैसे मैंने कहा तीन ही शब्द होते हैं, वहां पर वर्ब लिखा होता है, वहां पर नाउन लिखा होता है, वहां पर एडजेक्टिव लिखा होता है, कोई चौथा शब्द भी नहीं होता है। यानी किसी भी हिंदी वाक्य में अंतिम शब्द जो है वो नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, वो वर्ब होगा, कोई चौथा शब्द नहीं होगा। तो तीन ही शब्द होते हैं। अब तीन ही शब्द होते हैं, अब ये तीन शब्द ही बता देंगे कि भैया इस सेंटेंस में क्रिया कैसी यूज होनी है। देखो भाई, जब ये सेंटेंसेस आपके पास, जब आपके पास कोई सेंटेंसेस ऐसे आए, यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट, आप ट्रांसलेशन करने जा रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव सी द लास्ट वर्ड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस, यू विल फाइंड दे आर नाउन, दे आर एडजेक्टिव, दे आर वर्ब। क्या है? तो आप ध्यान दो, अगर उस अंतिम शब्द में, उस अंतिम शब्द में जो हिंदी वाक्य का अंतिम शब्द है, उस अंतिम शब्द में अगर काम का करना, यानी काम का करना पाया जा रहा है, तो ये सीधे सीधे चिल्ला कर बता रहा है भैया हम वर्ब हैं और यहां पर वर्ब यूज होगा, और करना यानी टू डू, यानी जो काम किया था टू डू, यानी यहां पर क्रिया कौन सी यूज होगी? टू डू की क्रिया है। यानी इसमें हम वर्ब कौन सा यूज करेंगे? वो टू डू की क्रिया यूज होनी है। टू डू की क्रियाएं अनंत होती हैं, इनकी कोई सीमा नहीं होती है, अनंत होती है। तो अगर अंतिम शब्द, अब हम आगे बताएंगे क्रिया की दशा कैसी है, वैसे कैसी टू डू क्रियाएं अगर यूज हो रही है तो उनकी किन कंडीशंस में यूज हो रही है, वो हम आगे इस पे आगे चर्चा करते रहेंगे। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं कि अगर आखिरी शब्द
अगर आखिरी शब्द आपका वर्ब है तो उसमें अगर उसमें काम का करना पाया जा रहा है, मैंने क्या कहा कि अगर उसमें काम का करना पाया जा रहा है, नो डाउट दे आर वर्ब। हाँ, कुछ कंडीशन होती है कि कर्म करना भी पाया जाता है, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसे सिंबल्स लगे होते हैं जो बता देते हैं कि वी आर नॉट वर्ब, वी आर नॉट वर्ब, दे आर वर्किंग एज अ पार्टिसिपल, दे आर वर्किंग एज अ जीरंड, वो जीरंड के रूप में काम कर सकते हैं, वो पार्टिसिपल के रूप में काम कर सकते हैं, वो इन्फिनेटिव के रूप में काम कर सकते हैं, मे बी। लेकिन जो फैक्ट है कि अगर काम का करना पाया जा रहा है तो वहां वर्ब है और उसमें टू डू की क्रिया यूज होगी। और अगर आपको लगा कि नहीं अंतिम शब्द तो वर्ब नहीं है, अंतिम शब्द वर्ब नहीं है यानी काम का करना नहीं पाया जा रहा है, तो वहां एक बात तो तय हो गई कि वहां वी आर नॉट गोइंग टू यूज टू डूज वर्ब। हम वहां पर टू डू की क्रियाओं को, इसको हम फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं, उनको हम यूज करने नहीं जा रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू यूज to do's verb if there is no verb in Hindi sentences as a last word। अगर आप हिंदी सेंटेंस के अंतिम शब्द के रूप में क्रिया नहीं है, उसमें काम का करना नहीं पाया जा रहा है, तो वहां वर्ब नहीं है और आपको वहां पर टू डू की क्रिया यूज नहीं करनी है। अब क्या है, अब अंतिम शब्द वहां पर नाउन लिखा होगा, अंतिम शब्द वहां पर एडजेक्टिव लिखा होगा, यानी यू हैव टू वॉच द सेंटेंस। आप उस सेंटेंस को देखिए क्या लिखा है। अगर वहां वर्ब नहीं लिखा है, अगर वहां वर्ब नहीं लिखा है, जैसा कि मैंने कहा अगर काम का करना पाया जाएगा तो वर्ब लिखा है, काम का करना नहीं पाया जा रहा है तो वर्ब नहीं लिखा है, तो वहां वर्ब नहीं लिखा है तो वहां क्या लिखा है, वहां लिखा है नाउन, वहां लिखा है कोई एडजेक्टिव। नाउन क्या है भाई, कोई वस्तु। हमारे वीडियो में आप नाउन के बारे में चर्चा भी कर चुके हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर भी आपने देखा नहीं है तो। नाउन के बारे में बताया, नाउन क्या है, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान, कोई भी अमूर्त चीजें क्या होती है, नाउन होती है, तो वे नाउन है। और नाउन की विशेषता बतलाने वाला शब्द जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहां पर अगर क्रिया नहीं पाई जा रही है, इफ देयर इज नो वर्ब एज द लास्ट वर्ड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस, अगर हिंदी सेंटेंस का अंतिम शब्द क्रिया के रूप में नहीं है, वहां पर काम का करना नहीं पाया जा रहा है, क्रिया नहीं है, तो वहां टू डू की क्रिया यूज नहीं होगी। लेकिन अगर वहां पर काम का करना नहीं पाया जा रहा है, वर्ब नहीं पाया जा रहा है, तो वहां क्या लिखा है, वहां पर लिखा है नाउन, वहां पर लिखा हुआ है एडजेक्टिव, यानी वहां पर नाउन या एडजेक्टिव लिखा हुआ है। तो अब वहां नाउन लिखा हुआ है, वहां एडजेक्टिव लिखा हुआ है, तो निश्चित रूप से एक बात और क्लियर हो गई कि यहां टू डू की क्रिया यूज नहीं होंगे। तब कौन सी क्रियाएं हमारी, अब अगर उसमें अगर आपने देखा नाउन पाया जा रहा है, आपने देखा क्या एडजेक्टिव पाया जा रहा है, तो यहां टू डू क्रिया तो यूज नहीं होनी है। एक बात क्लियर हो गई, क्या टू डू क्रियाएं। अब हमारे पास दो और क्रियाएं होती है। इसकी क्रिया की अगर हम बात कर दें तो क्रिया हमारी तीन रूपों में होती है। एक टू डू की क्रिया होती है जब करना पाया जाता है, एक टू बी की क्रिया होती है जब होना पाया जाता है, एक टू हैव की क्रिया होती है जब रखना पाया जाता है। तो अब जब अगर सेंटेंस में करना नहीं पाया जा रहा है तो टू डू क्रिया यूज नहीं हो रही है। अब वहां पर क्रिया क्या यूज हो सकती है, वहां पर टू बी की, वहां पर टू हैव की क्रिया यूज कर सकती है। तो यू हैव टू वॉच द सेंटेंस। आप देखिए अगर आखिरी शब्द नाउन लिखा हुआ है, आखिरी शब्द एडजेक्टिव लिखा हुआ है, तो एक बात तय है कि वहां टू डू की क्रिया नहीं यूज होनी है। अब वहां टू बी की क्रिया या वहां टू हैव की क्रिया। अब इसमें हम कैसे जाने कि हमें टू डू की क्रिया, टू बी की क्रिया यूज करनी है या टू हैव की क्रिया यूज करनी है। तो आप ध्यान दें, अगर उस सेंटेंस में जहां पे आपने देखा नाउन, अंतिम शब्द नाउन या एडजेक्टिव है, अगर उसमें होना पाया जा रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर वहां होना पाया जा रहा है तो वहां पर टू बी की क्रिया यूज होगी, तो वहां हम टू बी की क्रिया को यूज करेंगे। अब बात आई टू बी की क्रिया यूज करेंगे, टू बी की क्रिया जो भी होती है, अब कैसे यूज करेंगे, तो अक्षर बता रहा है, अक्षर बता रहा है कि आपको कौन सा, यानी प्रेजेंट की टू बी क्रिया, प्रेजेंट की टू बी क्रिया होती है इज, एम, आर, आपको वहां इज, एम, आर यूज करना है। पास्ट की टू बी की क्रियाएं होती हैं वाज और वर, तो आपको वहां वाज और वर का यूज करना है। फ्यूचर की क्रियाएं होती हैं विल बी और शैल बी, तो आपको वहां विल बी या शैल बी यूज करना है। यानी अगर सेंटेंस में होना पाया जा रहा है, जहां अंतिम शब्द जो है वाक्य, हिंदी वाक्य में, वहां पर अगर नाउन या एडजेक्टिव पाया जा रहा है, उसमें होना पाया जा रहा है, तो एक बात ये क्लियर हो गई है कि यहां पर हम टू बी की क्रिया यूज करेंगे, और टू बी क्रिया अक्षर के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार। अक्षर के अनुसार हम वहां पर इज, एम, आर, वाज, वर या विल बी और शैल बी का यूज करेंगे। और अगर वहां पर
होना नहीं पाया जा रहा है तो वहां पर रखना पाया जा रहा है। तो अगर रखना पाया जा रहा है तो रखने वाली क्रिया। अब हम एक एक के बारे में बात करें। आज हम बात करेंगे कि टू बी क्रियाओं का यूज कैसे करते हैं, यानी अगर हमारे पास कोई सेंटेंस आया है तो उनका ट्रांसलेशन, अगर टू बी क्रियाओं का, तो उनका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे। ध्यान दें, ट्रांसलेशन बहुत आसान हो जाएगा। हम स्टेप बाय स्टेप ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि ट्रांसलेशन कैसे करें। आप खाली हमारी वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, अभ्यास करते रहिएगा। कोई अगर दिक्कत आती है तो यू कैन कमेंट मी, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टू बी क्रियाओं का यूज। हम यूज करने जा रहे हैं टू बी वर्ब, यानी इज, एम, आर, वाज एंड वेयर, विल बी और शैल बी। इन क्रियाओं का हम यूज करेंगे। इन क्रियाओं को यूज करके हमें ट्रांसलेशन करना है। हम सबसे पहले इन्हीं की बात कर रहे हैं, टू बीज वर्ब, जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। जी, मैं आपको इतना समझा दूं कि लिंकिंग वर्ब तब होते कहते हैं जब किसी सेंटेंसेस में इज, एम, आर, वाज, वर, अगर ये सब अकेले लिखे हुए हैं तो कहा जाता है ये सब्जेक्ट से कॉम्प्लीमेंट को जोड़ते हैं, इस कारण इनको लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। और जब इनके बाद अगर इज, एम, आर, वाज, वर लिखा हुआ है और इनके बाद कोई टू डू की क्रिया आईएनजी फॉर्म में है या थर्ड फॉर्म में है तो इन्हीं को हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। फिलहाल इनको टू बी क्रिया कहा जाता है। इतना आप समझिए, इनको टू बी क्रिया कहा जाता है। तो अब जब हम ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं, हमारे पास एक हिंदी का सेंटेंस आया और वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट। हम ट्रांसलेशन करने गए, हमें ट्रांसलेशन करना है। मैं फिर कहूंगा, मैं फिर कह रहा हूं कि आप ट्रांसलेशन करना है तो आप सबसे पहले उस सेंटेंस में अक्षर देखिए कौन सा लिखा है। जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, चौथा अक्षर नहीं हुआ तो तीनों अक्षरों में से कोई लिखे हुए हैं। अब वहां अक्षर कौन सा लिखा है, तो अक्षर जैसा हमने कहा, अक्षर ये बता रहा है कि हम प्रेजेंट में हैं, हम पास्ट में हैं या हम फ्यूचर में हैं। तो जैसा हम टू बी क्रिया हो तो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट की टू बी क्रिया इज, एम या आर, पास्ट की वाज या वेर, फ्यूचर की विल बी या शैल बी, ये लिखा हुआ है। यहां फिर हम आएंगे अंतिम शब्द पे, यहां जो आखिरी शब्द लिखा है हम इस पर आएंगे। ध्यान दीजिएगा, हिंदी का सेंटेंस आपको मिला, हिंदी सेंटेंस के आखिरी में गए, वहां तीन अक्षर लिखे हुए थे। तीन अक्षर आपको ये बताएंगे कि इसमें कौन सी क्रियाएं यूज होने जा रही है। फिलहाल हम टू बी की क्रियाओं का यूज कर रहे हैं। तो यहां जो आखिरी शब्द है, मैं कह रहा हूं यहां नाउन लिखा हुआ है या यहां एडजेक्टिव लिखा हुआ है। यहां पर अगर वर्ब लिखा होता तो टू बी नहीं, तब टू डू का यूज होता, ठीक है, तब वहां टू डू क्रियाओं का यूज होता। यहां अंतिम शब्द क्या लिखा है, नाउन लिखा है। आप ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा। आपको ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से पढ़ना है। आप बहुत कमजोर अपने आप को मानते हो, ट्रांसलेशन बहुत आपको नहीं हो पाता, तो अब इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, निश्चित रूप से आपका ट्रांसलेशन बहुत अच्छा होगा। आप देख रहे हैं ये आखिरी शब्द है, ये नाउन लिखा हुआ है, ये एडजेक्टिव लिखा है। मैंने कहा इसमें होना पाया जा रहा है, इसमें होना पाया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ टू बी की क्रियाओं का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ नाउन या एडजेक्टिव कुछ लिखा है, जो भी है अंतिम शब्द, आप इसी से एक छोटा सा सवाल करिए, कौन। जब आप इसी हिंदी का जो आखिरी शब्द है, हिंदी का जो आखिरी शब्द है, जब इससे आप सवाल करेंगे कौन, तो आपको कुछ शब्द तो मिलेंगे, कुछ ना कुछ उस सेंटेंस में मिलेंगे कि ये शब्द मिले। जो शब्द मिला है वास्तव में उस वाक्य का सब्जेक्ट यानी कर्ता है। वो आपको क्या बता देगा कि इस सेंटेंस में आखिरी शब्द से जब हम कौन प्रण करते हैं तो जो भी शब्द मिलता है, एक मिले, दो मिले, 10 मिले, 20 मिले, 50 मिले, जितने भी शब्द मिल रहे हैं, दे आर सब्जेक्ट। वो क्या है, वो उस वाक्य के सब्जेक्ट हैं। जब भी आपके सामने आखिरी शब्द आया, हिंदी का आपने देखा हुआ नाउन या एडजेक्टिव लिखा हुआ है, उसमें होना पाया जा रहा है, आप उसमें उस आखिरी शब्द से कौन प्रण करते हैं। कौन प्रण करने पर आपको कुछ शब्द मिलते हैं, जो शब्द मिलते हैं दे आर सब्जेक्ट, वे क्या है, सब्जेक्ट है। उनको अंडरलाइन कर लीजिए, उनको आप सेंटेंस जो हिंदी में उनको अंडरलाइन करके एस लिख दीजिए, दे आर सब्जेक्ट। सबसे पहले ट्रांसलेशन में इन्हीं को लिखना है, यानी इन्हीं की अंग्रेजी आपको लिखनी है। सबसे पहले अंग्रेजी आपको सब्जेक्ट की लिखनी है, जो आपने अंतिम शब्द से कौन प्रण करके पाया है। आपने सब्जेक्ट लिख दिया। अब सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब का स्थान होता है, यानी सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। अब वर्ब क्या करें, कौन सा यूज करें, तो जैसे मैंने कहा हम टू बी यूज करें, क्योंकि इसमें होना पाया जा रहा है। अब हम टू बी क्रिया यूज करने जा रहे हैं, तो आप अक्षर देख लें। हाँ लिखा है,
यानी हमें इसमें टू बी क्रिया क्या आएगी, इसमें इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। अच्छा था लिखा है, इसमें टू बी क्रिया क्या आएगी, वाज या वर आएगी। इसमें गा लिखा है, यहाँ विल बी या शैल बी आएगी। तो अब आपको यहाँ वर्ब यूज करना है, लेकिन वर्ब लिखने से पहले एक बार सब्जेक्ट पर नजर डालें, क्या वो सिंगुलर है, क्या वो प्लूरल है, क्या वो एक वचन है या बहुवचन है। अगर वो सिंगुलर है तो जिस क्रियाओं में एस लगा होगा दे आर सिंगुलर। तो इज में एस लगा, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर क्रिया। और आर क्या है, आर प्लूरल होता है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल क्रिया। ऐसे ही वाज में यस लगा है, ये सिंगुलर है तो अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर क्रिया लिखेंगे, यानी वाज लिखेंगे अगर अक्षर था लिखा हुआ है, और वर लिखेंगे अगर अक्षर था लिखा हुआ है और हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है तो यहाँ हम वर लिखेंगे। आई और वी इनके साथ केवल हम शैल बी का यूज करते हैं, इनके साथ हम शैल बी लगाते हैं, बाकी सभी के साथ हम विल बी का यूज करते हैं। आई के साथ केवल एन का यूज होता है, आई के साथ वाज भी आता है। तो आप जैसा सब्जेक्ट है उसी अनुसार अक्षर देखिए और उस क्रिया का वहां पर, यानी सबसे पहले आपने कौन प्रिंट किया अंतिम शब्द से, आपको सब्जेक्ट मिला, आपने जो भी शब्द मिले वो आपके क्या थे, सब्जेक्ट। सबसे पहले आपने उस शब्द को यहाँ पर लिखा, वो सब्जेक्ट के रूप में थे, आपने ले लिया। फिर क्रिया के लिए आप अक्षर गए, अक्षर देखा कि एक हाँ है तो यानी इजमार में से लिखना है, था लिखा है तो वाज में से लिखना है, गा लिखा है अक्षर तो विल बी शैल बी में से लिखना है। अब कैसा लिखना है तो एक बार सब्जेक्ट देख लो, सिंगुलर लिखा है, अक्षर हा लिखा है तो इज लिखना है, अक्षर हा लिखा है सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लिखना है, सब्जेक्ट आई लिखा है अक्षर हा लिखा है तो एम लिखना है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है अक्षर था लिखा है तो वाज लिखना है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है अक्षर था लिखा है तो हमें वर लिखना है, सब्जेक्ट हमारा आई या वी लिखा है अक्षर गा है तो हमें शैल भी लिखना है, और अगर आई वी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट लिखा है अक्षर गा लिखा है तो हमें वहां पर विल बी का यूज करना है। तो अक्षर और सब्जेक्ट के अनुसार हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर वर्ब लिख दिया। अब वर्ब के बाद आपको वही अंतिम शब्द जो आपके हिंदी में है वही अंतिम शब्द की अंग्रेजी आपको यहाँ पर लिखनी है। एक बात याद रखिएगा, अंतिम शब्द में कुछ चीजें, जैसे अगर आर्टिकल है उसमें तो आर्टिकल होगा, फिर उसके बाद कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है और फिर कोई नाउन भी हो सकता है, तो ये पूरा मिलकर एक शब्द बनते हैं। तो ये पूरा एक शब्द कहलाते हैं, पूरा एक सेट है। ये अगर कोई आर्टिकल है, एडजेक्टिव लिखा हुआ है और नाउन लिखा हुआ तो पूरा एक शब्द है, ये पूरा एक साथ यहाँ पर लिखे जाने कि यार उसमें से नाउन या एडजेक्टिव और आर्टिकल छोड़ दिया जी, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये पूरा का पूरा एक सेट होता है, ये पूरा एक साथ होते हैं, तो ये पूरा का पूरा अंतिम शब्द में आएगा और उसका ट्रांसलेशन आप यहाँ करेंगे। फिर जब आपने इस अंतिम शब्द का भी ट्रांसलेशन कर लिया, फिर आप देखिए उसमें बचा कितना है। जो भी शब्द बचे हुए उनको कहते हैं अन्य शब्द। उन सभी शब्दों का ट्रांसलेशन आप यहां कर दीजिए, ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। यानी ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। अब हिंदी सेंटेंसेस लिखा है, हिंदी सेंटेंसेस के आप आखिरी में गए और उसमें देखा कि हमारा जो शब्द लिखा था वो नाउन या एडजेक्टिव लिखा हुआ था और उसमें होना पाया जा रहा था। एक बात क्लियर हो गई कि इसमें टू बी क्रिया पाई जाएगी। आपने अंतिम शब्द से कौन प्रिंट किया, अंतिम शब्द से जब आपने कौन प्रिंट किया तो उसमें आपको कोई जो शब्द मिले वो सब्जेक्ट थे। सबसे पहले उसकी अंग्रेजी आपने यहाँ पर लगे, जिसे मैंने कहा आप उसे अंडरलाइन कर लीजिए ताकि ये सब्जेक्ट पता रहे कि सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद क्रिया लिखना है, क्रिया आप अक्षर के अनुसार देख लीजिए कि कौन सा लिखना है, इज़ाइमार लिखना है, वाजवा लिखना है, विल भी लिखना है, शैल भी लिखना है। और फिर आप सब्जेक्ट देख लीजिए कि क्या वो सिंगुलर लिखा हुआ है, क्या वो प्लूरल लिखा हुआ है, तो उसके अनुसार आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर क्रिया, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल क्रिया। जैसे हमने कहा अगर गा अच्छा लिखा हुआ है तो वहां आई और वी के साथ सिर्फ हम शैल भी यूज करेंगे, बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ हम विल भी का यूज करते हैं। और उसके बाद उस अंतिम शब्द का, जैसे हमने अंतिम शब्द के बारे में बात किया कि कभी कभी एडजेक्टिव और आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन पूरा एक मिलकर आते हैं, तो ये पूरा का पूरा एक शब्द होते हैं और उनके सबका ट्रांसलेशन आप वैसे ही करेंगे जिस तरह हिंदी में इनका सीक्वेंस होता है, उसी तरह अंग्रेजी में भी इनका सीक्वेंस होता है। तो हम अंतिम शब्द का ट्रांसलेशन यहां करेंगे। फिर उसके बाद देखें कि सेंटेंस में जितने भी शब्द बच गए हैं वे सब के सब अन्य शब्द मान लेते हैं और उनका ट्रांसलेशन हमें कहां करना है, अंत में। अगर आप ऐसा करते हैं तो चाहे जितना बड़ा ये सेंटेंसेस होगा जिसमें वर्ब नहीं पाया जा रहा है, मैं फिर कह रहा हूं, जिसमें वर्ब नहीं पाया जा रहा है, उसमें काम का होना पाया जा रहा है, वहां पर आप टू बी क्रियाओं का यूज करके आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, आया संसार में आतंकवाद एक बड़ी समस्या है।
ये आया ट्रांसलेशन कि संसार में आतंकवाद एक बड़ी समस्या है। आपको ट्रांसलेशन करने के लिए आया कि इसका हमें ट्रांसलेशन करना है। मैंने सबसे पहले लगा आप सेंटेंस के आखिरी शब्द को देखिए। अब देखिए एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ बड़ी लिखा है, जिससे मैंने कहा बड़ी एडजेक्टिव हो गया और एक आर्टिकल हो गया, तो ये पूरा एक शब्द हुआ। इस पूरे को हम क्या कहेंगे, एक शब्द हुआ। तो ये अंतिम शब्द हुआ, ये अंतिम शब्द लिखा है। समस्या में किसी काम का करना पाया नहीं जाता, इसलिए यहाँ वर्ब नहीं है। एक समस्या है, इसमें होना पाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर टू बी क्रियाओं को यूज करेंगे। तो यहाँ आपने अब कह रहा है कि मैंने क्या कहा, आपको जो अंतिम शब्द मिला उससे आप कौन प्रिंट करिए। आपने उससे पूछा कौन एक बड़ी समस्या है, उत्तर मिला आतंकवाद। हमने कहा इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये क्या हुआ, इस वाक्य का सब्जेक्ट हुआ, ये इस वाक्य का सब्जेक्ट है। अब आपको ये सब्जेक्ट हो गया। मैंने कहा जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो सब्जेक्ट जो मिला है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो आतंकवाद की अंग्रेजी होती है टेररिज्म, तो आपने लिखा टेररिज्म, ये हुआ आतंकवाद। अब क्या है, आतंकवाद आपने सब्जेक्ट लिखा, अब आपको क्रिया लिखनी है। आप क्रिया अक्षर आप देख रहे हैं, अक्षर यहाँ पर क्या लिखा है, हाथ चल लिखा है, यानी हमें इज एम आर में से लिखना है। लेकिन आपने कहा था कि हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को देख लेना है, क्या वो सिंगुलर में है, क्या वो प्लूरल में है। तो टेररिज्म आतंकवाद, आतंकवाद क्या है, अमूर्त नाउन, दिखाई तो देता नहीं है, ये अमूर्त नाउन है। और जितने भी अमूर्त नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, दे आर ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। इसलिए यहाँ क्रिया क्या आएगी, यहाँ क्रिया आएगी इज। तो हमने लिखा टेररिज्म इज, तो ये हमारा हमने सब्जेक्ट लिख दिया, हमने अब वर्ब लिख दिया। अब कह रहा अंतिम शब्द की अंग्रेजी लिखे। अंतिम शब्द हम देख रहे हैं, लिखा है एक बड़ी समस्या, तो हमने यहाँ लिखा ए। अब बड़ी की बात है तो आपके दिमाग में बिग आएगा। अरे जी नहीं, जो अमूर्त चीजें होती हैं उनके लिए बिग नहीं, उनके लिए ग्रेट का यूज करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जिनका साइज होता है, दिखाई देता है, उनके लिए बिग लगाइए। यहां पर हम क्या लिख दें, यहां पर हम लिखेंगे ग्रेट। तो हमने लिख दिया कि टेररिज्म इज अ ग्रेट। अब समस्या की अंग्रेजी लिख दें, लिखा है प्रॉब्लम, तो हमने लिख दिया प्रॉब्लम। अब आया टेररिज्म इज अ ग्रेट प्रॉब्लम, ये हमने लिख दिया। अब ये हम अंतिम शब्द की अंग्रेजी लिख चुके हैं। अब हमने क्या कहा, अन्य शब्द जो बचा हुआ, तो बचा क्या है संसार में, तो इसकी अंग्रेजी में बात लिखना। में प्रीपोजिशन है, और जो प्रीपोजिशन होता है उसका प्री यानी पहले स्थान होता है। तो जो में लिखा है तो पहले में की अंग्रेजी आएगी, बाद में क्या संसार की आएगी। प्रीपोजिशन में प्रीपोजिशन पहले लिखा जाता है, तो आपने लिखा इन द वर्ल्ड। तो ये आपका ट्रांसलेशन क्या बना कि टेररिज्म इज अ ग्रेट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। तो जैसे ही चाहे जैसे भी सेंटेंसेस आए, अगर उसमें काम का करना नहीं पाया जा रहा है और उसमें होना पाया जा रहा है, अंतिम शब्द नाउन या एडजेक्टिव है, तो वहां आपको टू बी की क्रिया यूज करनी है। और उसमें आपको सब्जेक्ट कैसे फाइंड करना है, फिर उसको कैसे ट्रांसलेशन करना है, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि अगर हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो हाउ कैन ट्रांसलेट देम इन वेरी इजी वे, बहुत आसान तरीके से कैसे करते हैं। और निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा, आप कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन कमेंट मी। धन्यवाद आज के लिए। फिर हम लाएंगे अगले वीडियो में, अगला टॉपिक लेकर आएंगे, इसी पर अभी हम आगे और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।